नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। मिशन हिमाचल पर चल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के लोग और साथ ही साथ चल पड़ी है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वो गाड़ी जो रफ्तार के साथ प्रचार और प्रचार की दिशा में दौड़ती हुई हमने देखी। लेकिन प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। अब तो सुपर सैटरडे का इंतजार है, वो शनिवार जो तय कर देगा कि आखिर इस बार हिमाचल प्रदेश में परंपरा कायम रहेगी या फिर परंपरा में आएगा एक बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ कह रही है कि वो सत्ता में वापसी कर रही है। कांग्रेस दमखम के साथ ये कह रही है कि इस बार फिर से परंपरा को कायम रखते हुए हिमालय की गोद में बसा हुआ ये राज्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को सत्तासीन करेगा, क्योंकि यही परंपरा है। वहीं तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी की एंट्री थोड़ी सी दिलचस्पी जरूर बढ़ाती हुई नजर आती है, लेकिन सीधी फाइट, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच और इन सब के बीच 1985 से लेकर अगर 2017 तक के वोट सिनेरियो को देखें, वोट परसेंटेज को देखें, तो लगातार जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो प्रभावित करता है सत्ता पे बैठने वाली पार्टी को। सरकार किसकी बनती है, जितना ज्यादा मत प्रतिशत उतनी ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि क्या इस बार अगर वोट प्रतिशत 2017 में जितना था उससे बढ़कर यानी 74% से बढ़ता है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस जिस परंपरा को कायम रखने की बात कर रही है उस परंपरा के आधार पर उसकी वापसी हो रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो ये 69,000 नए मतदाता जुड़ रहे हैं उनको अपने प्रभाव में लेने में कामयाब होने वाली है। ये सब तय हो जाएगा शनिवार के दिन, जब सत्ता के इस महासंग्राम में जनादेश तय कर देगा कि हिमालय की गोद में बसे हुए इस राज्य में कौन सत्तासीन हो रहा है। मिशन हिमाचल काफी दिलचस्प है और इसीलिए इसी दिलचस्पी को बढ़ाते हुए एक बार फिर से सत्ता के महासंग्राम में अब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने लाते हुए कुछ खास सवालों का जवाब उनसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरीके से ये सैटरडे, ये शनिवार सुपर सैटरडे हो सकता है, आइए पहले जान समझ लेते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हिमाचल में मतदान के लिए अब चंद घंटे ही बचे हैं। कल 68 सीटों के लिए मतदान होने हैं। आमतौर पर दो पार्टियों के बीच ही हिमाचल में लड़ाई होती आई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। मतदान को लेकर पहाड़ों में जागरूकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका सरद है पिछले 3 चुनाव के मतदान के आंकड़े। 2007, 2012 और 2017 में हुए चुनाव में हर बार मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। 2007 में 71.6% मतदान हुआ। 2012 में इसमें 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और 72.7% मतदान हुआ। 2017 में भी करीब 1.5% वोट प्रतिशत बढ़कर 74.2% तक पहुंच गया। हिमाचल में मत प्रतिशत के बढ़ने का सीधा सा संबंध सत्ता की कुर्सी से है। 2003 में कुल 74.5% वोट पड़े, तब कांग्रेस का वोट शेयर 41% था, जबकि भाजपा का 35.4%। तब कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2007 में इसमें 2.9% की गिरावट हुई, तब भाजपा का वोट शेयर 35% से बढ़कर 43.8% तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 41% से घटकर 38.9% पर आ गया। कांग्रेस को 2.1% वोट शेयर का नुकसान हुआ और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। साल 2012 में सत्ताधारी बीजेपी के वोट शेयर में 5.3% की कमी आई। वहीं कांग्रेस को 3.9% वोट शेयर का फायदा मिला। बीजेपी का ओवरऑल वोटिंग शेयर 38.5% था और कांग्रेस का 42.8%। तब कांग्रेस ने सरकार बनाई और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। 2017 में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला। कुल 74.2% लोगों ने वोट किया। इनमें से 48.8% बीजेपी और 41.7% कांग्रेस को वोट मिले थे। 2017 में कांग्रेस के वोट शेयर में महज 1% का नुकसान हुआ था, लेकिन बीजेपी ने अपने वोटिंग शेयर में 10% से ज्यादा का इजाफा करके सत्ता में वापसी की। तो वहीं अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कल आने वाले चुनाव में वोटिंग शेयर कैसा रहता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो वोटिंग परसेंटेज की कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। ये वोटिंग परसेंटेज पूरा डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में सामने होता है और लगातार 2007 से लेकर अगर 17 तक की बात करें तो हमने देखा है कि जितना ज्यादा मत प्रतिशत उतना ज्यादा बदलाव की बयार वही है और इसको प्रभावित करने वाले वो नए वोटर्स होते हैं जो हर बार चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। इस बार क्या वही वोटर्स, वही यूथ जो 18 साल के हैं, 69,000 लगभग बताए जा रहे हैं, उनका किस तरफ ज्यादा रुझान है? क्या वो परंपरा के साथ चलेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार के दमखम को देखते हुए उसका साथ देंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आइए इसी दिलचस्पी को बढ़ाते हुए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ आज के अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनल में। खासतौर से आप नए चेहरों को भी देख रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता मोहित सूद जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी को आप मिलते रहे हैं सत्ता के महासंग्राम में। हेमंत कुमार जी भी हमारे इस पैनल का हिस्सा है। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मोहित सूद जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि परंपरा इस बार बदलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर रही है, लेकिन जिस तरीके का वोट सिनेरियो रहा है, जिस तरीके के हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड रहा है, उस मूड में वोटिंग परसेंटेज का सीधा संबंध सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी की वोट शेयर से देखा गया है। ऐसे में आपको लग रहा है कि इस बार वो परंपरा टूटने वाली है और आप कमबैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस बार काफी अच्छे बहुमत से दोबारा रिवाज बदलकर सत्ता में आने वाले हैं। इसकी प्रमुख वजह है कि कांग्रेस के पास आज लीडरशिप क्रेडिबिलिटी है, जबकि हमारे पास बहुत ही स्टेबल एक डबल इंजन लीडरशिप है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी काफी सक्षम नेतृत्व के साथ हैं। दूसरा, जो हमने 5 साल का ये हमारा कार्यकाल था, इसमें बहुत अभूतपूर्व काम करा है। चाहे वो आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ले लीजिए, 5000 किलोमीटर के रोड हमने हिमाचल में बनाए हैं, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा थे। एम्स जैसा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट कर 5 साल में जनता को समर्पित करा है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें पीएचसी, सीएचसी की अपग्रेडेशन, बेड्स की अपग्रेडेशन, आईसीयू बेड्स की अपग्रेडेशन, ऑक्सीजन प्लांट्स की अपग्रेडेशन, वो सारी इन 5 साल में हुई है। सोशल सेक्टर के क्षेत्र में हमने सराहनीय काम करा है। जो ओल्ड एज पेंशन कांग्रेस के टाइम पे 80 साल से ऊपर थी, वो 60 ये साल बात पर। भारतीय जनता पार्टी निरंतर गिनाती आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने चुनावी औजार के रूप में उस बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया है, जिससे आपको भी जूझना पड़ा है। राज्य में युवाओं का पलायन हुआ है और उन युवाओं को ही अपने पक्ष में करना, क्योंकि देखिए यूथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं यूथ। और इसीलिए मैंने कहा कि जो ये 69,781 एक तो नए वोटर्स जो हैं, जो यूथ हैं, बिल्कुल वो अपने आप को सीधे उस एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो कनेक्शन बन पाया है और वो डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो आपके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो यूथ के लिए हमारी नीति है वो बहुत स्पष्ट है। जैसे हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्टार्टअप योजना, ये सारी योजनाएं यूथ केंद्रित हैं, यूथ फोकस्ड हैं, और इनके तहत हमने काफी सारे इंक्यूबेटिंग सेंटर्स में 11,000 यूनिट्स भी सेटअप करे, जिसमें 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। फिर हम सेंटर से 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाए, जैसे बल्क ट्रक पार्क हो गया, मेडिकल डिवाइस पार्क हो गया, जिसमें हिमाचल के यूथ को काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दिया है, लेकिन क्या प्रेम जी इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रेम जी इससे सहमत हैं? क्योंकि लगातार हम प्रियंका गांधी को भी, जो उनका सबसे मेजर जो उनका चुनावी औजार रहा, वो ओपीएस और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों पर उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से रैलियां भी की हैं। अब ऐसे में उस यूथ को क्या कांग्रेस अपने पक्ष में कर पाने में सफल दिखाई दे रही है? प्रेम जी, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा हो तो। जी देखिए, जहां तक रोजगार का प्रश्न है, प्रेम जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए। 5 वर्ष के अपने शासनकाल में प्रदेश की सरकार
युवाओं को रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है। और बीच में जो कोविड काल आया उसमें जो लोग रोजगार पे थे उनके रोजगार उल्टे चले गए। और हिमाचल प्रदेश में रोजगार के नाम पर बहुत घोटाले और बेईमानी हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक पुलिस की भर्ती हुई जिसके पर्चे जो हैं बेचे गए लाखों रुपए में, और वो उस भर्ती को लेके पूरा जो युवा है प्रदेश का वो पूरी तरह से आक्रोशित है। जितने भी यहाँ भर्तियों पे प्रोसेस हुए आज सारे के सारे जो है, चाहे वो पटवारियों की भर्ती थी, चाहे जेओ की भर्ती थी, चाहे पुलिस की भर्ती थी, कोई भी ऐसा भर्ती की प्रक्रिया नहीं है जिसमें बेईमानी ना हुई हो, जिसमें घोटाला ना हुआ हो, युवाओं से धोखा ना हुआ हो। और इसके साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में हिमाचल सरकार ने अलग अलग विभागों में मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती किए। उसमें आप देखेंगे कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए जिसमें 3 या 4 हजार रुपए मासिक वेतन जो है वो ऑनररी मिलेगा। पीएचडी, एमएससी, बीए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उसमें गए और महिलाओं से ठीक है। लेकिन प्रेम जी एक चीज मुझे अगर आप समझा पाए, एक चीज लेकिन अगर आप मुझे समझा पाए, ठीक है, क्योंकि अब आप भी बता रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक चीज आप समझा पाए कि कांग्रेस ये कह रही है कि युवाओं को ठगा गया है और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से यही यूथ होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, तो फिर उस लिहाज से तो जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने चुना था, हिमाचल की युवाओं ने चुना था, तो फिर इसका मतलब उनको आप पर भी विश्वास नहीं था, क्रेडिबिलिटी आपकी भी वहीं डगमगाई थी और इसलिए आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तो ये यूथ है सर, ये तो बहुत कुछ स्क्रूटनी करेगा। देखिए 2017 और 2022 की जो चुनाव की परिस्थितियां हैं प्रदेश में बिल्कुल भिन्न है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रधानमंत्री को चेहरा बना के चुनाव लड़ने का जो एक दौर रहता है वो आज भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं कर रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि सरकार का जो परफॉर्मेंस है हिमाचल सरकार का, उससे प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से आक्रोशित है, निराश है। और मैं समझता हूं कि इन चुनावों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाली। ठीक है, अगर सूद साहब आप इसको काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो सामने रख रहे हैं तो उनको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन लोकल स्तर पर जो चेहरे आप लोगों ने रखे हैं उससे थोड़ा सा अनसैटिस्फाइड थे लोग, तो इसका एक नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं आती हैं। जी नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनकी भी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है, और प्रधानमंत्री तो आज विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तो आज हिंदुस्तान में किसी भी लीडर की नहीं है। आज कांग्रेस के मित्रों से प्रश्न ये है कि राहुल गांधी चुनाव से क्यों दूर हैं? क्या राहुल गांधी को पर्पसली ठीक है, इसका जवाब हम प्रेम जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत जी से जरा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और ग्राउंड पर लगातार उन्होंने हिमाचल के बहुत सारे इलेक्शंस को देखा है, समझा है। तो सबसे महत्वपूर्ण हेमंत जी, वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, वोट शेयर में भी हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको लग रहा है कि इस बार एक जो जिस बड़े बदलाव की बात हो रही है वो बदलाव भी उसी यूथ के सहारे ही होगा? और सबसे महत्वपूर्ण जो नए 18 साल के नए मतदाता हैं जो लगभग 69,000 प्लस में हैं, क्या आपको लगता है वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और ये जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर अपने आप को कंपैटिबल कर पाएंगे? निश्चित तौर पे आपने सही बात कही लावनी। ये यूथ, मैं ये नहीं कहूंगा ये 100% डिसाइड करता है, यहाँ महिलाएं डिसाइड करती है हिमाचल प्रदेश में हार जीत का बहुत सारे, क्योंकि वो और इस बार तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने भी बताया था कि 50-50% ही है महिलाओं और पुरुष वोटर्स की संख्या। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो पिछले इलेक्शन में अगर 18 लाख महिलाओं ने दिए तो उनके मुकाबले 17 लाख थे पुरुष। एक आपने यूथ की बात कही, हम उस पॉइंट पे आते हैं पहले। जी मैं डिस्कशन सुन रहा था, बेरोजगारी निश्चित तौर पे एक ये यूनिवर्सल ऐसा मुद्दा है, या हमारे देश में राष्ट्रीय मसला है बेरोजगारी का, हर स्टेट का रहता ही है कि जब भी कोई सरकार को बेरोजगारी बहुत ज्यादा है या भ्रष्टाचार है, ये इस तरह। इस बार थोड़ा सा बेरोजगारी पे बात तो हो रही है, उसकी वजह ये है कि कोरोना, मुझे लगता है कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां गई है, बहुत सारों के कारोबार में मसले हुए हैं। अच्छा, होता क्या है कि ऐसे में जो सरकार जो पार्टी सत्ता में होती है, फ्रस्ट्रेशन लोगों की होती है, वजह नहीं होती उस फ्रस्ट्रेशन की। ऐसा नहीं कि कोरोना जयराम सरकार की वजह से आया या उस तरह से आया है, लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों में
वो हमेशा ही एक सत्तासीन पार्टी के को लेकर होती है। तो नहीं यार रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, उस तरह का है। हालांकि स्थितियां भी ठीक होनी शुरू नहीं, लेकिन अगर ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती हेमंत जी, ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती तो फिर हमने देखा है कि इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है लोगों ने कोरोना के बाद भी। तो ऐसी परिस्थिति क्या आपको लगता है? देखिए जो सामने है उस पर ही प्रश्न करूंगी मैं, इसीलिए मैं चुनाव के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं चर्चा के हिसाब से कह रहा हूं कि बेरोजगारी चर्चा का मसला है इस बार, ठीक है, और उसकी चर्चा के पीछे ये एक वजह है उस तरह की। अदरवाइज बेरोजगारी मैंने देखा है, मैंने अगर 5-6 इलेक्शन देख लिए हैं, 4-5 हिमाचल प्रदेश में, हर इलेक्शन में बेरोजगारी मुद्दा बनता है, लेकिन वो मुद्दा होता नहीं है, वो एक आंकड़े हम कर देते हैं इकट्ठे और सारी चीज है। पर इस बार चर्चा हो रही है कि देखो यार रोजगार चला गया, इस तरह का ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। मैं चर्चा की बात कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सत्ता को किसी को लाएंगे या किसी को बाहर निकालेगा, ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, चर्चा होती है तो चर्चा होती है, और इसीलिए प्रेम जी आप लोगों ने बेरोजगारी को चुनावी औजार बना दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि आप भी कोरोना काल से जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो हम कोरोना काल के बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखते हैं, जहां पर हम उत्तराखंड का भी चुनाव भी देखते हैं, जहां पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कमबैक करी है। खैर कौन हिमाचल प्रदेश में आ रहा है ये तो अब सुपर सैटरडे तय कर देगा, लेकिन जो स्पेक्युलेशंस होती हैं, जो आप लोगों की ग्राउंड पर उतरकर जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों पर ही हमारे प्रश्न होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोहित सूद साहब ने आपसे पूछा कि अगर आपको अपनी जीत को लेकर इतना आप आश्वस्त हैं तो फिर राहुल गांधी जी को दूर क्यों रखा है आप लोगों ने? प्रेम जी और मोहित जी को आपने सामने लेकर आइए। राहुल गांधी जी का जहां तक प्रश्न हिमाचल के चुनावों में भागीदारी का है, भारतीय जनता पार्टी उनको लेके क्यों परेशान है, ये मेरी समझ से परे। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आज भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर निकले हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए वो निकले हैं, हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपने लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़े, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी का दूसरा केंद्रीय नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश की जो लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल को में इन चुनावों में निपटाने के लिए सक्षम है। और मोहित जी वो तो बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल एक और मैं थोड़ा सा मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। जल्दी से प्रधानमंत्री जी को लेकर मैंने कहा कि बहुत बड़ा चेहरा है। मैं एक चीज बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री घर में है उसका हम आदर करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जब आए हैं, उन्होंने यहाँ आकर जो है वो चुटकुले सुनाने के अलावा, मीठी मीठी गप्पें सुनाने के अलावा, हिमाचल प्रदेश के चाय पकौड़े समोसे और यहाँ के आलू छोले और यहाँ की जो डिशेज हैं उनकी प्रशंसा करने के अलावा हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन 6,000 करोड़ की योजनाएं उन्होंने दे दी। अभी मुझे 1 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए। 6,000 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने दी और जनता उससे इंटरेक्ट कर रही है, उनसे कनेक्ट कर रही है। खींच रहा है और प्रदेश का इंजन प्रदेश को दूसरी तरफ से खींच रहा है, और नतीजा ये है कि दोनों तरफ से हिमाचल प्रदेश को खींच के हिमाचल अच्छा ठीक है, वही ठहरा हुआ विकास की दृष्टि से। ठीक है, इस बात का जवाब ठीक है, इस बात का जवाब प्रेम जी मोहित सूद जी देंगे। शायद मोहित जी से कनेक्शन कट हुआ है, मोहित जी को हम दोबारा जोड़ रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। हेमंत जी देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात आती है, जल्दी से जरा मोहित सूद जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मोहित जी क्या जुड़ चुके हैं हमारे साथ? आई थिंक मोहित जी अभी हमारे साथ नहीं है। जो बात प्रेम कौशल जी कह रहे हैं, हेमंत जी क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी चुनाव होता है और चुनाव में उनकी एंट्री होती है तो पूरा जनता का मूड स्विंग उनकी तरफ हो जाता है, लेकिन जो बातें प्रेम जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस बार, क्या आपको लगता है कि कोई इंपैक्ट नहीं होगा? क्योंकि रैलियां उनकी जबरदस्त हुई हैं, बहुत सारी योजनाओं की बात उन्होंने की, बहुत सारी सौगात उन्होंने दी भी है, और डबल इंजन की सरकार को लेकर वो लगातार उसकी पैरवी करते रहे, उसके फायदे भी गिनवाते रहे हैं जनता के बीच में। हेमंत जी निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वक्ता है, और इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, जहां भी जाएंगे उनको सुनेंगे लोग, उनकी बात की चर्चा भी होगी, और हिमाचल से उनका रिश्ते भी तमाम तरह के सियासी और उस तरह के रहे हैं, यहाँ के प्रभारी रहे हैं वो, तो उनको सुनने आते हैं लोग और कनेक्ट भी करते हैं। वो हर जिले में जाके पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं सारी। लेकिन क्या होता है कि 2017 की बात और 2022 के इलेक्शन में फर्क है।
एक तो जो पुरानी जो सिस्टम रहता है हिमाचल प्रदेश की सियासत का वो भी है। दूसरा मसला ये है सबसे बड़ा यहाँ पे इस वक्त की जो बगावत है वो उससे भी पार्टी को दो चार होना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी को अगर किसी बागी को बिठाने के लिए पर्सनली फोन करना पड़ रहा है तो नेचुरली कहीं पे कुछ नहीं, तो दिक्कत बगावत तो फिर कांग्रेस में भी देखी जाती है। 26 के 26 चले आते हैं बीजेपी में चुनाव से पहले। तो अगर ये परिस्थिति तो चुनाव से पहले हर पार्टी के साथ होती है, ये अदला बदली वाली परिस्थिति तो हर चुनाव में देखी जाती है, ये नई बात तो है नहीं। लावनी, बगावत पार्टी में शामिल होना बगावत है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ। दैट इज, वैसे तो बहुत लोग कांग्रेस से बीजेपी आए, बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, बगावत कांग्रेस में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। दो उस तरह का है। तो ये भी एक मसला है इस बारी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा इलेक्शन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इफेक्ट करेगा ऐसी परिस्थिति में। मोहित सूद जी, बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि हेमंत कुमार जी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में आपके लिए कांग्रेस एक चैलेंज है, और खुद प्रेम जी भी कह रहे हैं कि चैलेंज तो हमने दे दिया है आपको। देखिए, कोई भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी। मोहित जी की आवाज को प्लीज, मेरे पास स्टूडियो में आवाज धीमी आ रही है, आप सबकी थोड़ा क्लियर करें। जी मोहित जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है। हमारे टॉप लीडरशिप से लेके बूथ लेवल का हर कार्यकर्ता उसमें अपना पूरा 100% देता है। और जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि जो हमारे इधर बगावत हुई, तो बगावत उसी पार्टी में ज्यादा होती है जो सक्षम है आज सरकार बनाने के लिए। हर कोई चाहता है कि मैं उस सरकार का पार्ट बनूं, इसलिए यहाँ पर बगावत ज्यादा है। लेकिन हमने हमारा जो प्रत्याशी है वो काफी, आपकी बात पर प्रेम जी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात पर प्रेम जी मुस्कुरा रहे हैं। विनेबिलिटी के ऊपर हमने सारे अपने प्रत्याशी चुने हैं, और जितने भी हमारे वर्कर हैं वो कमल के फूल के लिए और हमारे प्रत्याशी के लिए, ठीक है, एक विनेबिलिटी ज्यादा है प्रेम जी, इसीलिए बगावत है। दिसंबर को प्रेम जी को इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रेम जी, विनेबिलिटी ज्यादा इसीलिए तो बगावत है, क्योंकि सबको लग रहा है कि जीतने वाली पार्टी है। मोहित जी ये कह रहे हैं। दो बातें करना चाहूंगा कि कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन स्थिति भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का जहां दर्शन है ये हो चुकी है कि बागियों को बिठाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद एक प्रत्याशी को फोन करना पड़ा और अपने पुराने संबंधों का वास्ता देना पड़ा, और उस प्रत्याशी ने चुनाव से अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो आज प्रधानमंत्री की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। और आपने एक बात कही थी कोविड के बाद चुनावों की, कि चुनाव हुए, तो मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव कुछ समय पूर्व हुए हैं, जिनमें 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के, और 4 के 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा बहुमत से जो है उनमें जीत हासिल की है। और उन्हीं उपचुनावों से इस चीज का रिफ्लेक्शन आ गया था कि जो जनरल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं उसमें जनता का मूड हिमाचल प्रदेश में क्या है। ठीक है मोहित जी, तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस को है उपचुनावों के रिजल्ट का। और देखिए, ओपिनियन पोल जो सामने आए थे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ओपिनियन पोल्स में, हर जो भी ओपिनियन पोल सामने है उसमें आप आगे हैं, सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा है। और यही मार्जिन है जिसको जो डिसाइडिंग फैक्टर भी बनेगा, और इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो यूथ जो 18 से 19 साल के हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, ये 69,781 जिनका आंकड़ा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक वैक्यूम है, वही वैक्यूम आपके लिए बड़ा एक चैलेंज है? ये जो मार्जिन है वो बहुत कम है। चैलेंज है, लेकिन पूरी तरह से हम उसके लिए गियर्ड अप हैं। हमारे पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बूथ तक पूरा जुड़ा हुआ है इस चुनाव को लड़ने के लिए। या कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि इनको अपना अभी तक मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर नहीं है,
12 मेरे ख्याल इनके लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और आपसी इनकी काफी खींचतान चल रही है उस सिलसिले के लिए। लेकिन हम बिल्कुल क्लियर हैं कि लोटस हमारा सिंबल है और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर जो भी भाजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने के लिए हम तैयार हैं और रण में उतर रहे हैं। और आप कैंपेन की बात ले लीजिए, हमारे सारे बड़े लीडर्स कंट्री के 248 हमने बड़ी रैली हिमाचल में इस पूरे कैंपेन में करी। हमने हर युवा को, हर महिलाओं के लिए हमने काफी कुछ करा। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने 11 आपने 11 संकल्प लिए, लेकिन मैंने उस मार्जिन की बात की, वो जो मार्जिन है वो थोड़ा कम है। जिस मार्जिन की मैंने बात की थी आप उसको थोड़ा सा साइड कर गए शायद। लेकिन देखिए, चैलेंजेस, ये चुनाव है, हर पार्टी के लिए उसका लक्ष्य उद्देश्य जीत ही होता है। आप भी कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस भी कहेगी, आम आदमी पार्टी भी ग्राउंड पर बहुत नजर नहीं आ रही है लेकिन कह रही है हम तो जी साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं और देखिए हम जीत रहे हैं। हर कोई कहेगा कि जीत रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो आकलन होता है, जो मार्जिन होता है, जो फ्लक्चुएटिंग वोटर्स होते हैं, जो मार्जिन होते हैं, जो नए यूथ वोटर्स होते हैं, वो दरअसल डिसाइड करते हैं। तो उस पर आपको क्या लग रहा है? कुछ तो आप लोगों ने भी आकलन किया होगा ना इसका। देखिए, 2014 से लेके 2019 का चुनाव ले लीजिए और 2017 वाला चुनाव ले लीजिए। सर, 2017 में कांग्रेस का सिर्फ 1% था जो वोट शेयर कम हुआ था। आपने, ठीक है, 9% आपका ज्यादा हो गया, आपका ज्यादा हो गया था पिछली बार की तुलना में, लेकिन अगर उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ 1% खोया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो चैलेंज आपको दे रही है। बिल्कुल, आंकड़ों का खेल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही आंकड़ों का खेल है जो सत्ता पर आने के लिए बड़ा खेल खेल जाता है, खिलाड़ी वही हो जाता है। सर, तो आप लोगों ने भी तो कुछ आकलन जरूर किया होगा। हेमंत जी मुस्कुरा रहे, मैं हेमंत जी इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कनेक्ट करता है, स्पेशली यूथ को। आप देख लीजिए, आप लोकसभा चुनाव 2019 का ले लीजिए, भाजपा का जो मत प्रतिशत था वो 69% था पूरे स्टेट में। तो ये प्रधानमंत्री जी का कनेक्शन है हर सोसाइटी के हर यंग के साथ, जिसके कारण हम आश्वस्त हैं। आई थिंक यू आर इवेडिंग माय क्वेश्चन। मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ हेमंत जी, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, अभी क्या बहुत पहले सुपर सैटरडे का इंतजार तो हम और आप सभी कर रहे हैं, उसके पहले स्वीकार तो कोई हार को करेगा नहीं, कोई भी हो। हर कोई जीत के लिए ही इस चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, इसलिए जीत का दम भी भरा जाएगा। लेकिन जिस डिसाइडिंग फैक्टर की, जिस मार्जिन की मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि ओपिनियन पोल के समय में जब हमने सर्वे भी रखा था और ओपिनियन पोल भी रखा था, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, मार्जिन थोड़ा कम था। वही मार्जिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है, या फिर वही मार्जिन कांग्रेस के लिए एक चैलेंज बन जाएगा? क्योंकि नए वोटर्स जो हैं उनको अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है डबल इंजन की सरकार का बार बार हवाला देकर। हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो ये आंकड़े हैं, इस पे जो आप जिसको हम कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग, उसमें आपको यूथ भी देखना है, उसमें आपको महिला भी देखनी है, उसमें बुजुर्ग भी देखने, उसमें पार्टी का कैडर रहता है, वो रहता ही रहता है सारा। लेकिन जो ये जो नया वोट है, जो कि बहुत सारा कैडर के सिस्टम से नहीं चल रहा है, वहां तो आपको उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ बात तो रखनी पड़ेगी उनके सामने। एक दूसरी चीज क्या है कि जो आपने जो परसेंटेज की बात की कि जो कांग्रेस का वो घटा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा नहीं था उसमें। निश्चित तौर पे 2017 में बीजेपी की ठीक ठाक वेव थी, तो वो आपका 38% से बढ़ के 49%, 48% तक चला गया। लेकिन इस बार यूथ एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है जी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस बार यानी एक रोचक तस्वीर सामने आ सकती है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रतिनिधि हैं, आप दोनों को ही हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि सुपर सैटरडे होगा, इसलिए आप लोगों से मुलाकात शनिवार को भी होगी। आकलन जरूर करेंगे किसने किसकी जीत कितनी ज्यादा दम भरती हुई नजर आ रही है। हेमंत जी से भी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम को आज यही रोकते हैं, लेकिन जाते जाते सुदर्शन न्यूज की तरफ से एक अपील, अपने
हिमाचल प्रदेश के दर्शकों से, वहां की जनता से, वहां के मतदाताओं से मत का प्रयोग जरूर करिएगा, घर से बाहर जरूर निकलिएगा, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आपके द्वारा चुना जाने वाला आपका भविष्य है। क्या होगा मिशन हिमाचल, ये नजर बनी रहेगी। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में एक बार फिर से आज के मेहमानों का धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।